नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। इस बात को लेकर संकेत मिल चुके हैं। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जल्द यूसीसी लागू करने की तरफ इशारा किया है, उसके संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और उसके बाद मुख्यमंत्री धामी यूसीसी लागू करने की कवायद शुरू कर देंगे। आधिकारिक तौर पर तो इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जस्टिस रमना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति नए साल में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विशेषज्ञ समिति ने पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होने के संकेत दिए। जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में इसका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में कब तक ये लागू होगा और कब तक यूसीसी लागू होती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरशाली जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और सूरज सिंह नेगी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। नवीन जी, यूसीसी लागू होने को लेकर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कब तक लागू हो सकती है उत्तराखंड में यूसीसी? देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट बना ली है और ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्दी ही सरकार को सौंपा जा सकता है। उसके बाद किसी भी दिन सरकार जब चाहेगी विशेष सत्र बुलाकर उसकी चर्चा करा सकती है, उसको लागू करा सकती है। ठीक। सूरज जी, कोई आपत्ति इससे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो कोई आपत्ति विपक्ष को? नहीं, देखिए राणा जी, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो सरकार है, सरकार की प्राथमिकता है और सरकार पिछले चुनाव में इन्होंने बड़े जोर शोर से एक वादा किया था और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की 90% जनता को तो इस यूसीसी से तो कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस प्रदेश की जो ज्वलन समस्याएं हैं, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है और जो पलायन का मुद्दा है, जो अपने प्रदेश के जो संसाधन हैं, जो नदियां हैं, उनका सिंचाई के जल का कैसे उपयोग हो, जो हमारे पहाड़ के लोगों की खेती बाड़ी है उसको जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए, शहर के नजदीक के क्षेत्रों में जो है बंदरों का आतंक है, उस आतंक को से लोगों को कैसे निजात मिलाई जाए। तो ये इन मुद्दों पर कुछ काम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, इन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, जो प्रदेश की 100% जनता के हित में है। अब इस यूसीसी से कितने लोगों को फायदा होगा, क्या क्या होगा, तो मेरा जो मानना है कि 90% से ऊपर जनता का तो इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर यूसीसी आप लागू भी करते हैं तो 95% जनता पर तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। नवीन जी, उनका कहना है कि आप बाकी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ यूसीसी पर फोकस कर रहे हैं, जबकि फोकस बाकी मुद्दों पर भी होना चाहिए। कैसे भरोसे मिलेंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष कभी भरोसे में नहीं आएगा। न विपक्ष को हम भरोसा दिला सकते हैं कि विपक्ष जो बोल रहा है वो अनर्गल बोल रहा है। उत्तराखंड में देखिए, आपने जनता ने अपना जनादेश दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए सारी समस्याओं पर पैरेलल काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इस सरकार उत्तराखंड की बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर किया और 3,56,000 करोड़ का रिकॉर्ड एमओयू साइन हुए हैं और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 फरवरी तक उसको भी धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं, खुद उसका रिव्यू कर रहे हैं। और बात जहां तक यूसीसी की है, आप ये देखिए कि यूसीसी अब कश्मीर मुद्दा 370 से अगर ये कहें कि देशवासियों को क्या फायदा, 370 वहां क्यों हटा। इस देश को जो विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का है, उस संकल्प को साकार करने के लिए इस देश में समरसता चाहिए, समानता चाहिए, चाहे वो कानून में हो चाहे अन्य मामलों में हो। तो कानून में भी समानता हो, इसके लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। मैं आपको उदाहरण दूं, इन्हीं की सरकार का उदाहरण देता हूं कि ये किस प्रकार के लोग हैं कांग्रेस वाले, तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, मोहम्मद अहमद वर्सेस
शाहबानो केस जब हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब शाहबानो को उनकी याचिका पर, मुस्लिम महिला तलाकशुदा थी, उनकी याचिका पर उनको गुजारा भत्ता के लिए कर दिया था, तो लेकिन वहां पर इसी कांग्रेस की सरकार जो प्रचंड बहुमत से सत्ता में थी, केंद्रीय सत्ता में, संसद द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रौंद दिया था। उन्होंने शरीयत को वरीयता देकर उस वर्डिक्ट के खिलाफ संसद से पारित करवाया था, प्रस्ताव पारित कराया था। तो ऐसी सरकारों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज देश बदल गया है। लेकिन नवीन जी, सवाल तो ये है ना कि आखिर आप ये कैसे समझाएंगे उस जनता को जो ये कहती है कि यूसीसी के आने से उनको खतरा हो जाएगा, उनके अधिकारों को खतरा हो जाएगा? देखिए, किसी को खतरा नहीं हो रहा। आज 3 तलाक का मामला जब हुआ, बहुत अफवाहें फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, लेकिन वही 3 तलाक कानून जब बना तो महिलाएं बहुत खुश हुई, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हुई, जिस समाज के लिए हमेशा आरोप ये जड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस जननी है इस बातों की। जो मुद्दे हैं उनकी जननी कांग्रेस है। आज भारतीय जनता पार्टी उसका पटाक्षेप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ रही है, और यही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार आगे बढ़ रहा है। जो इनके वोट बैंक और तुष्टिकरण की जो राजनीति थी, उस पर माननीय मोदी जी ने जो संतुष्टिकरण का वार किया है, उससे आज ये पस्त हैं। आपने देखा होगा कि गठबंधन बनाते फिर रहे हैं, और उस गठबंधन की गठरी भी बन गई है सबके सामने। लोकसभा चुनाव को 3-4 महीने हैं, कांग्रेस की अपनी तैयारी लड़ने की की है, तो इससे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का समग्र विकास कर रही है। जिस उत्तराखंड में कभी सड़कें नहीं होती थी, आज गांव-गांव तक सड़कें हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं, जहां पर उद्योग धंधे लगने हैं। 13 जिलों का सर्वे करके हमने वहां पर उद्योग धंधे लगाने की कोशिश सरकार कर रही है, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, पर्यटन हो, चाहे औद्योगिकरण हो। समग्र विकास उत्तराखंड का करने का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक एजेंडा है, एक संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बने, सरकार उस पर काम कर रही है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रही है। ठीक है सूरज जी, कोशिश कर रही है, लेकिन भटकने वाली नहीं है। सूरज जी, अगर सबको एक लेवल पर लाकर खड़ा किया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के, और यूसीसी यही है, तो फिर इसमें आपको आपत्ति क्या है? देखिए काला राणा जी, हमने अभी, हमारे नवीन भाई कह रहे हैं कि हमने धारा 370 हटा दी, तो इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है वहां पर हुई? आज भी 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों की बदहाली वहां पर है। एक भी कश्मीरी पंडित को आप जो है वापस नहीं कर पाए। तो ये जो सवालात हैं, आप उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में आप कहते हैं कि हमको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। अरे भैया, जनता के प्रचंड बहुमत से अलावा भी कुछ बातें होती हैं। अगर आपको प्रचंड बहुमत दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान को रोन दो, आप विपक्ष का गला घोंट दो, उनकी बात ही नहीं सुनो। लेकिन तो सूरज जी, गृह मंत्री ने तो सदन में इन बातों को बताया था कि 370 के हट जाने के बाद, सूरज जी जरा मेरी बात पूरी बात आपकी मैं सुनूंगा, लेकिन इसी बीच एक सवाल ये कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि 370 हट जाने के बाद आखिर क्या क्या फायदे हुए हैं, कितने प्रतिशत कमी आई है आतंकवादी घटनाओं में, पत्थरबाजी में, स्थानीय लोगों के मरने में। कश्मीरी पंडित वापस गए? एक परिवार भी वापस गया? क्या सरकार एक पंडित को भी जो है कश्मीरी पंडित को वापस ले जाने में सफल हुई है? तो देखिए नवीन जी, जो की कोशिश न करें आप। नवीन जी जो कह रहे हैं, नहीं, मुद्दा ये है नहीं ना, मेरा मुद्दा तो अलग है। सूरज जी, में भी जब अयोध्या से जब भगवान राम को जो है वनवास हुआ था, सूरज जी, सारी जनता जो है राम जी के साथ में थी, परंतु राम जी ने यह नहीं कहा कि जनादेश मेरे साथ में है इसलिए मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा, मैं गद्दी पर चिपका रहूंगा। तो उन्होंने जो है मान्यताएं होती हैं, जो मर्यादाएं होती हैं, आप केवल ये कहते हैं कि जनता ने हमको जिता दिया इसलिए विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष की आवाज को दबा दो, सूरज जी मेरे सवाल पर तो आ जाइए। सूरज जी, बातें हैं आपकी, मेरे सवाल पर आ जाइए ना। देखिए, 370 का जिक्र कर लेने से या फिर बाकी कहानियां सुना लेने से तो बात नहीं बनेगी, ना ही जवाब निकल कर आएगा। सवाल तो मेरा बड़ा सीधा सा है कि आखिर, नहीं सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए सूरज जी, सुन लीजिए कि मेरा इतना सा सवाल आपसे था कि अगर यूसीसी को लेकर सरकार का यह दावा है कि हर धर्म के लोग और सभी को बराबर सम्मान और अधिकार मिलेगा, तो फिर इसमें हैरत क्या है, इसमें हर्ज क्या है, इसमें दिक्कतें क्या है? हम कहाँ कह रहे हैं हैरत है?
सदन के पटल पर आएगा तो देखा जाएगा क्या है उसमें क्या नहीं है। पर हमारा जो कहना है कि केवल यूसीसी से बात नहीं बनने वाली, उत्तराखंड का जो है विकास नहीं होने वाला। आप पलायन पर, त्रिवेंद्र जी की जब सरकार थी पलायन आयोग बना, उस पलायन आयोग का क्या हुआ? वो कहाँ धूल फांक रहा है? आप जो है जो जंगली जानवर है उनसे उत्तराखंड के लोगों को, उनसे उत्तराखंड के लोगों को आपने इस सवाल को सूरज जी, ऐसे में मेरा ये है उनकी सूरज खेती जी, को बचाने के लिए सूरज सरकार ने जी, कितना सूरज जी, काम सूरज किया? जी, सूरज जी, चकबंदी पर कितना काम हो रहा है? सूरज जी, सूरज जी, आप ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी ठीक है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इससे सारे समाधान नहीं है, तो आपके हिसाब से शुरुआत सरकार को कहां से करनी चाहिए, यूसीसी से या फिर अन्य मुद्दों से? हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये। देखिए राणा जी, हमारा कहना यह है कि पहले पलायन का क्या हो रहा है, पलायन बड़ा मुद्दा है या यूसीसी बड़ा मुद्दा है, ये डिसाइड कर लें। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या यूसीसी बड़ा मुद्दा है? लोगों के जो जंगल के जमीन के अधिकार हैं, जो खेती लोगों की चौपट हो रही है, बंदर भालू से लोग परेशान हैं, घरों में जो है बंदर जो है दरवाजा खोल करके रोटी ले जा रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं, बंदरों का आतंक है। क्या इन पर काम नहीं होना चाहिए? मैं भी तो सूरज जी वही कह रहा हूं ना, आप एक तरफा बातें कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके हिसाब से सरकार को कहां से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, अगर वो इस मुद्दे को उठा लेते, नहीं सूरज जी सुन लीजिए ना, अगर सरकार इन मुद्दों पर बात करती तो शायद आप कहते कि यूसीसी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले सबको समान अधिकार तो दे दो, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। नहीं, किसको अधिकार देने की बात हो रही है? मैं कह रहा हूँ 95% जनता को तो कोई इससे अधिकार मिलने वाला नहीं है। उत्तराखंड के 95% लोगों को यूसीसी से क्या अधिकार दिला रहे हैं आप, ये मुझे बता दीजिए। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो आप ही समझा दीजिए कि 95% जनता को क्या अब मैं अधिकार यही मिल रहा है सवाल, इससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके अब बाजी बात आई है, अब मैं ये सवाल ले लेता हूं नवीन जी से। नवीन जी, यूसीसी से आप किसको समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं? देखिए, हम पूरे प्रदेश की जनता को समान अधिकार देने की बात वही मैं पूछना चाहता हूं ना, किस तरह से आप सबको समान अधिकार देंगे? देखिए, आपकी स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जैसे यूसीसी में जो प्रावधान है, महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आज के हिसाब से। हलाला जैसा प्रथा क्या इस देश में होनी चाहिए? क्या इज्जत जैसी प्रथा इस देश में होनी चाहिए? तो ये सब समान कानून, जो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, उसकी पैरवी सरकार कर रही है। और आर्टिकल, मैं भी तो नवीन जी यही पूछ रहा हूं ना, नवीन जी मेरा भी यही पूछना है कि आखिर 18 साल और उससे ज्यादा की उम्र तो अभी भी है शादी के लिए, फिर आप 21 इस कानून के आधार पर बढ़ाकर क्या साबित करना चाहते हैं? और कहां है जहां बाल विवाह हो रहा है उत्तराखंड में? नहीं, ये तो कानून है कि 21 होनी चाहिए। उसके अलावा हलाला और इज्जत जैसी प्रथा हो तो रही है, यहाँ पर प्रकाश में नहीं आ रही ज्यादा, लेकिन हो रही है, नहीं हो रही है। कितने प्रतिशत मुस्लिम है उत्तराखंड में? देखिए, उससे सवाल नहीं चाहिए, 1% नहीं, सवाल की बात मैं वही पूछना चाह रहा हूं ना, आप मुझे जवाब दीजिए ना, कितने प्रतिशत है? मैं ये कह रहा हूं, चाहे एक आदमी क्यों ना हो, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, अगर उसमें कोई कुरीति है, चाहे वो हिंदू हो, नहीं, सवाल ये नहीं है ना नवीन जी, आपने जो बात कही वो बड़ी अच्छी बात लगती है भाषणों के हिसाब से कि एक भी आदमी दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी कितनी है उत्तराखंड में, इस पर ध्यान कौन देगा? पलायन कितने प्रतिशत होता है, इस पर ध्यान कौन देगा? इसके प्रतिशत कब निकालेंगे आप? यहां तो आप नहीं कहते कि एक भी अगर बेरोजगार रह गया तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां तो आप नहीं कहते हैं कि अगर एक भी आदमी बेरोजगार रह गया या एक भी आदमी पलायन करता है तो यह सरकार की नाकामी है। नाकामी थी सरकारों की, कांग्रेस की सरकार की नाकामी रही। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, अभी हमने ग्लोबल पिछले 7 साल से हम बैठे हुए हैं सत्ता में। सूरज जी एक एक करके बात करेंगे, सूरज जी एक एक करके। सूरज जी सुनिए, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप ये देखिए, जो 3,56,000 करोड़ का एमओयू यहाँ पर हुआ, वो किस लिए हुआ है? वो इसलिए हुआ कि यहाँ 2018 में कितना हुआ था नवीन जी? उसमें भी मैं 2018 में कितने हुए थे? 22,000 आपके विधायक हैं विधानसभा में रखा गया था, 22,000 नौकरियां मिली, 997 उद्योग धंधे उससे लगे, पिछले वाले से उतना आशा के अनुरूप सफल नहीं रहा, लेकिन इस बार का उससे ज्यादा अच्छा सफल होगा। इससे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। नवीन जी बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा, आपकी सरकार को कितने साल हो गए उत्तराखंड में? हमारी सरकार को 7 साल हो गए। 7 साल के आंकड़ों के आधार पर मुझे बता दीजिए कि कितने प्रतिशत पलायन में परिवर्तन हुआ और उत्तराखंड में बेरोजगारी का स्तर क्या है? देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी का स्तर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब उसको सरकार किस तरह से दूर करने का प्रयास कर रही है, आप उस प्रयास को देखो ना।
अब विपक्ष अगर उस प्रयास को देखने के, अगर कांग्रेस का मोतियाबिंद हो गया है, वो उसको प्रयास को देख ही नहीं, वो हमारे ग्लोबल। नहीं नवीन जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि मैं ये विपक्ष के नेताओं को जवाब मिल सके। आप मुझे बता दीजिए ना कि पिछले 7 साल पहले इतने आंकड़े थे और इस बार देखिए इतने कम हो गए हैं। पलायन के आंकड़े इतने थे और 7 साल में इतने कम हो गए हैं। मैं मान लूंगा आपकी बात। मैं यहाँ पर अभी सरकार का प्रवक्ता ही हूँ कि मैं एकदम आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड से लेके आपको दूं। अगर दोबारा बहस होगी मैं उन आंकड़ों के साथ आऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनके शासनकाल से हमारे इसमें बेरोजगारी कम है। इस बात को ही मानना पड़ेगा इनको, और हम उस बेरोजगारी को दूर करने का मुझे तो ऐसा नहीं लगता आंकड़ों के हिसाब से। इनसे बेहतर कर रहे हैं, इनसे बेहतर कर रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, आप ये देखिए कि इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कभी यहाँ पर उत्तराखंड में हुआ था किसी की सरकार की, उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और अन्य सरकारें यहाँ पर जो भी रही उससे पिछले, मैं और सरकारों की बात नहीं कर, चाहे हमारी सरकार क्यों ना हो उसमें। नवीन जी सबमिट हुआ, नवीन जी सबमिट हुआ और सबमिट से हासिल क्या हुआ, दोनों में फर्क है। नहीं, सबमिट हुआ था, पहला सबमिट था 2018 में हुआ था। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, सबमिट हुआ, लेकिन उससे फायदा कितना हुआ मैं वो पूछना चाहता हूँ। राणा जी, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो कोई भी प्रयास जब होता है तो उसकी 100% सक्सेस होने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रयास उसको देखिए। मैं तो 5% पूछ रहा हूँ ना आपसे, 5% का लाभ हुआ तो बिल्कुल हुआ। 22,000 नौकरियां लगी पिछले, उससे विधानसभा के पटल पर हमने रखा है, वहां पर आप आरटीआई से जानकारी ले सकते हैं। और 997 नवीन जी इस बात पर तो जो है ना सरकार को चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए कि अगर 7 साल में 22,000 नौकरियां देकर वो पीठ थपथपाए अपनी कि बहुत बढ़िया हमने तो दे दी, तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, जो आप बात कर रहे हैं। सूरज सिंह नेगी जी ने जो सवाल पूछा था कि उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का क्या फायदा रहा, तो हमने कहा 22,000 नौकरियां उसकी लगी थी, 997 उद्योग धंधे लगे थे। इस बार जो हो रहा है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, और उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास लोग कम पड़ जाएंगे, यहाँ पर इतना रोजगार यहाँ पर रहेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यूपी से बुला लीजिएगा कुछ लोगों को। सूरज जी वो कह रहे हैं कि रोजगार पर भी काम हो रहा है और पलायन रोकने के लिए भी। पिछली बार जो समिट हुआ था इन्वेस्टर समिट, उसमें 22,000 नौकरियां दी थी, फिर और कैसे शुरुआत की जाए? देखिए राणा जी, मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे 900 उद्योग लगे, आप एक उद्योग पहाड़ पर चढ़ता हुआ कोई दिखा दीजिए कि कोई पहाड़ पर उद्योग चढ़ा हो। और तिवारी जी के कार्यकाल में जो उत्तराखंड का स्वर्णिम कार्यकाल रहा तिवारी जी का, उसमें जितने उद्योग लगे उसके उन्होंने कोई जो है इनके 2018 के जो इन्वेस्टर समिट थी उस पर 100 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ, और इस पर भी जो है कई करोड़ रुपए खर्च किया गया। उसके बाद भी उतने उद्योग नहीं आ पाए जितना तिवारी जी बिना ड्रामेबाजी करके, ये दिखावा करके उसके वसूल लेके आए हैं। तो ये केवल और केवल जो है सारी जो योजनाएं हैं उन पर जो है वो करना हमने कर दिया, तो कुछ नहीं है, और केवल जो है। बिल्कुल नवीन जी, उनका कहना है कि तिवारी जी की सरकार में जितने उद्योग धंधे लगे उतने तो आप आज तक भी नहीं लगाए, और अगर जितनों का आंकड़ा आप दे रहे हैं इतने कहां पर लगे, एक दो के नाम बता दीजिए। देखिए, सूरज सिंह नेगी जी तिवारी जी के कार्यकाल का कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त उत्तराखंड के लिए जो बजट आया था और जो पैकेज आया था, उस पैकेज के अधीन वो करना था, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया जितना होना था। आज भी वो पत्थर वैसे के वैसे पड़े हैं कहीं पर, उसको हम देख रहे हैं। चाहे वो आईटी पार्क का मामला हो, हमारी सरकार उसको देख रही है, चाहे अन्य मामले हो, उसको हमारी सरकार देख रही है। इन्होंने यहाँ पर जो मुद्दे उलझाने की कोशिश की, उनको सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल में बात कर रहा था संविधान की, आर्टिकल 44 संविधान का ये कहता है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए अपने नागरिकों को समान अधिकार देने का, समान कानून देने का। ये हमारा संविधान कहता है, और उस संविधान के तहत अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं यूसीसी यहाँ पर लाने का, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बात बुराई की नहीं, मैं दोनों को इसलिए आपसे कंपेयर करके पूछ रहा था, जो उन्होंने सवाल उठाया उधर से कि आप बाकी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम दे रहे हैं। मैंने कहा ना राणा जी, कहा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो जड़ है सब इन्वेस्टमेंट की, और जब इन्वेस्टमेंट होता है तभी काम होता है। आज हम पर्यटन पर काम कर रहे हैं, हम ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योग पर काम कर रहे हैं, वेलनेस सेंटर पर काम कर रहे हैं, आयुष पर काम कर रहे हैं, तो सारे सर्वांगीण विकास की कर रहे हैं, और उत्तराखंड की ब्रांडिंग जो होगी उस पर काम कर रहे हैं। और उसके लिए अभी 2 दिन पहले आपने यूसीसी को लेकर अभी खुद बताया कि हलाला जैसी चीजें नहीं होंगी
और शरीयत जैसे कानून का असर कम होगा, है ना। लेकिन उत्तराखंड में 18% मुस्लिम हैं और उनमें से सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा। तो मान लिया जाए कि चलिए मैं मैक्सिमम मान लेता हूं कि 10% के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन बेरोजगारी 13% है वहां, उससे ज्यादा, तो उसके लिए काम नहीं होता हुआ नजर आता। पलायन उससे ज्यादा है प्रतिशत में, उस पर उतना असर नहीं है। लेकिन एक मुद्दे पर आप इतना फोकस क्यों? नहीं, हम सब मुद्दों पर फोकस हैं, हम सभी मुद्दों पर फोकस हैं। वो कांग्रेस को लग रहा है कि वो राजनीति कैसे करे, इसलिए वो किसी एक छोर पकड़ना चाह रही है सरकार। अगर कानून के साथ साथ अगर कानून होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, कानून होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप अपने प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर कर लें, रोजगार का बेहतर व्यवस्था करा दें, तो हो सकता है कि ऐसे मामले अपने आप ही कम हो जाएंगे। देखिए, कानून तो बनाना पड़ता है, कानून होना चाहिए, ना हो अच्छी बात है, लेकिन ना होने के लिए ये इंश्योर करने के लिए कानून का होना बहुत जरूरी होता है। किसी देश में कानून के लिए ये हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र की बात आपने की, तो अभी यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारे स्कूलों को हमने मॉडिफाई करने के लिए कम से कम 145 स्कूलों का चयन किया है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा। और हमने अभी 3 नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय स्कूलों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए उनका चयन किया हुआ है। तो सभी क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और मैं विपक्ष को आश्वासन देना चाहता हूं, विपक्ष का काम है जानना, और हम जानकारी देना चाह रहे हैं इनके लिए कि यूसीसी भी होगा लागू, यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर सारा विकास होगा। उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बनेगा 2025 तक, ये आश्वासन विपक्ष को देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है सूरज जी, उन्होंने कहा है कि आश्वासन दे रहे हैं वो, सारी चीजें ठीक होंगी, यूसीसी भी लागू होगा और साथ ही साथ रोजगार पर प्रहार भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। नवीन जी से जानना चाहूंगा कि आप यूसीसी की बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। यूसीसी से कितने 5% लोगों को, 2% लोगों को फायदा होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, भविष्य के गर्त में है। पर मेरा कहना यह है कि इस उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है, जिन उद्देश्यों को लेकर जो है ये राज्य बना था, जो राज्य की मूलभूत अवधारणा थी, उस पर जो है पलायन आयोग को गठित हुए 7 साल हो गए। कहाँ ठंडे में बस्ते में चला गया पलायन आयोग? कितने उद्योग इनके जो है 100 करोड़ से भी ऊपर 2018 में खर्च हुए और उस इन्वेस्टर समिट के क्या परिणाम निकले? कितने उद्योग जो है पहाड़ पर चढ़े? पलायन रोकने के लिए हमने पहाड़ पर क्या किया? अब जो है कई 100 करोड़ इस पर भी खर्च हो गए हैं और अब इसके बाद जो है देखने वाली बात होगी कि फरवरी तक जो है मुख्यमंत्री जी कितने उद्योगों को पहाड़ पर चढ़ाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आप जो है पलायन की जो बात है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में जो है किसानों की आय दुगनी होगी। अरे उत्तराखंड के किसानों की आय दुगनी की क्या, उसकी तो जो है आधा हो गई है और दुगना होने के बजाय और आधी हो गई है। नहीं सूरज जी आपके जितने भी सवाल थे वो सवाल पर क्या कर रहे हैं? सूरज जी रोजगार के मामले में आपने बताया कि सूरज जी आपके जितने भी सवाल थे वो सवाल मैंने पूछे नवीन जी से, तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यूसीसी भी लागू हो? हमारा कहना यह है कि सरकार जितनी जल्दबाजी यूसीसी को लागू करने में दिखा रही है, यूसीसी लागू करो, हम कहां मना कर रहे हैं आपको कि मत करो, परंतु हमारा कहना यह है कि जो राज्य के मूलभूत प्रश्न है, जिन प्रश्नों से प्रदेश की 100% आबादी जो है प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों पर आप जो है गंभीरता से विचार करें और केवल विपक्ष की आवाज को इसलिए न दबा दें कि आपको प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है। तो मैंने उनको उदाहरण भी दिया है। ठीक है सूरज जी समय कम है, ठीक है। नवीन जी लास्ट कमेंट। देखिए, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष भी ऑलमोस्ट नकार दिया जनता ने। अब इनको याद आ रही पहाड़ों की कि इतने सालों बाद इन्होंने क्या किया, पहाड़ी जनता ने नकार दिया है। बात वही हो गई। मैंने वही कहा कि प्रचंड बहुमत के नशे में आप विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते, तो फिर क्या करें हम? आपने जो है आपको जो है जनता जनार्दन ये तो समझ में आता है नवीन जी, लेकिन ये तो बताइए ना 250 करोड़ 300 करोड़ अगर इन्वेस्टर समिट में फूटने के बाद आप 22,000 नौकरियां देते हैं तो क्या उचित है? हाँ सूरज जी समय कम है। सूरज जी समय कम है। हर जगह आप दबाना चाहते हैं। सूरज जी आपकी बात आ गई। हाँ नवीन जी जवाब दीजिए जल्दी, 30 सेकंड। कोई भी प्रयास, मैंने कहा था
जो प्रथम प्रयास किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, वो उतना फलीभूत नहीं हुआ। आशा के अनुरूप 22,000 नौकरियां उसमें मिली, 997 उद्योग लगे। लेकिन दूसरा प्रयास जो अटेम्प्ट अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है, 947 कहां पर लगे ये उद्योग? एक आध जगह का नाम गिनाइए ना मुझे। आपने 900 का आंकड़ा दिया, एक आध तो गिनाइए। देखिए, इसमें ऊर्जा क्षेत्र में सभी पहाड़ों पर कई जगहों पर उत्तरकाशी में लगे हैं। कई जगह नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर जगह बताइए कि वहां लगा। ठीक है, मैं उत्तरकाशी में लगे हैं। आपको नेट पर ढूंढना पड़ेगा, मैं उसका एड्रेस नहीं जानता, लेकिन उत्तरकाशी में सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए यह संकेत दे रही है कि वो अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, यानी कि 22 जनवरी के बाद लागू कर सकती है। उस बीच किसी भी दिन विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में विपक्ष का यह कहना है कि जितना फोकस यूसीसी पर है, अगर उतना फोकस बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर या फिर पलायन जैसे मुद्दों पर होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।